हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 50 MCQ कराऊंगा इनकम टैक्स रिलेटेड, जो आपको बीकॉम में अगर काम आएंगे। ओके, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो उसमें काम आएंगे, या फिर आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आपको काम आएंगे। ओके, यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इन सब एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प मिलेगी इसमें। ओके, तो ये 50 MCQ की मैं PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, ओके, तो उसमें मैं डाल दूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया कौन से ईयर में? 1947, 1950, 1961, 1991। तो राइट आंसर है 1961। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। 2, LIC जिसे हम कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज़, ये क्या है? AOP है, फर्म है, कंपनी है, या फिर इंडिविजुअल है? नॉर्मल सी बात है, सबको ही पता होगा, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। ये कौन है? कंपनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट 3 नंबर करते हैं। डैश इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनी एक्ट 1956। आर्टिफिशियल पर्सन कौन सा है इंडियन कंपनी एक्ट 1956 में? इंडिविजुअल आर्टिफिशियल है? नहीं। फर्म है? नहीं। लोकल अथॉरिटी? नहीं। आर्टिफिशियल कंपनी को कहा गया है किसमें? इंडियन कंपनी एक्ट 1956, जो कि अब चेंज हो गया है। अब कौन सा आ गया है? एक्ट आ गया है, कंपनी एक्ट आ गया है 2013। ओके, ये आपको ध्यान रखना है जरूर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं 4 नंबर। ये वैसे थोड़ा पुराना हो गया, चलो नेक्स्ट करते हैं, अपने 5th करते हैं। ओके, द फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट वाज इंट्रोड्यूस। मैंने आपको एक पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था, याद है? कि जिसने नहीं देखी ना वो वीडियो, तो आपको टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगी इनकम टैक्स की हिस्ट्री में। ओके, जिसमें मैंने बताया था सबसे पहले इनकम टैक्स किसने इंट्रोड्यूस किया, कब आया, उसका क्या प्रोसेस रहा इनकम टैक्स का। ओके, वो वीडियो जरूर देखें। चलो, इसका आप राइट आंसर 1860 में आया इनकम टैक्स, पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट करते हैं 6 नंबर। द अपेक्स बॉडी ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज़। सबसे ऊपर की बॉडी कौन सी है? अपेक्स बॉडी मतलब सबसे हाईएस्ट। ओके, कौन सी है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू? नहीं। CBDT। ओके, ये सबसे अपेक्स बॉडी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। ओके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ओके, इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद 7th करते हैं। इनकम रिसीव्ड और deemed to be received in India whichever accrued in or outside India is taxable in case of। अगर जो इनकम है ना, या तो रिसीव या फिर डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, विच एवर, अगर या तो इनकम है इंडिया में रिसीव हुई है या डीम टू बी रिसीव है ना, तो वो टैक्सेबल कौन से केस में होगी? ओके, अगर वो अक्रूड आउटसाइड हो, रिसीव तो इंडिया में हो रही है बट अक्रूड आउटसाइड हो, तो किसके लिए होगी? सभी के लिए, ऑल ऑफ द अबव। रेजिडेंट है उसके लिए भी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसके लिए भी, नॉन रेजिडेंट है उसके लिए भी। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। द इनकम टैक्स एक्ट विच इज़ स्टिल इन फोर्स इन इंडिया वाज इन फोर्स इन। जो इनकम टैक्स एक्ट है, ओके, ये कब है? इनकम टैक्स एक्ट आपको पता ही कब आया था? 1961 में। ओके, इसमें ये शायद थोड़ा कुछ गलत है, इसको आप देखिए। और ये अगर पूछिए आपको एक्ट कब आया, तो 61, वो कह रहे इफेक्ट में या इन्फोर्स कब हुआ, तो हुआ वो 1/4/1962। ओके, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं 9। मिस्टर एक्स हैज़ स्टार्टेड Mr. X started his business from 1st September 2016. Does not have any other source of income. Okay, his first previous year will be, उसका previous year क्या होगा?
मिस्टर एक्स ने ना बिज़नेस स्टार्ट किया है 1 सितंबर 2016 को, ओके। उसकी कोई और इनकम नहीं है, ये बताया गया। और उसका जो प्रीवियस ईयर है वो कौन सा होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, वो होगा 1 सितंबर से ही, ओके। और इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, कमेंट करें, ओके। कमेंट में बताइए मुझे। चलो नेक्स्ट 10 नंबर है अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27। ये देखिए 27, जो मैंने पहले भी आपको वीडियो बताया था, 27 में क्या आता है, एसएससी का, ओके। तो इसमें क्या है, मीन्स ए पर्सन, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में एसएससी का मीन बताया गया है, उसमें पर्सन में कौन आता है, बाय होम एनी टैक्स और अदर सम ऑफ मनी इज़ पेएबल, ओके। या फिर बाय होम एनी प्रोसीड अंडर द एक्ट हैज़ बीन टेकन, या फिर हु इज़ डीम्ड टू बी, ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ आपको, डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफ़ॉल्ट अंडर एनी प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। जो भी पर्सन है, जो पर्सन है टैक्स, एनी टैक्स, जिसको किसी भी तरह का टैक्स पे करना है, वो भी एसएससी में आ जाएगा, ओके। प्रोसीड टू बी अंडर द एक्ट, अगर एक्ट के अंडर आता है तो वो भी, जिसको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स पे करना है, कुछ भी पे करना है चाहे, तो वो क्या होगा, एसएससी की डेफिनेशन में आ जाएगा। गॉट इट। तो नेक्स्ट करते हैं, द हाउस रेंट अलाउंस अंडर द सैलरी हेड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज़ गिवन बाय, इसका सेक्शन का पूछ रहा है, कौन सा सेक्शन में है, HRA, ओके। सेक्शन 10 में है, 10, 13A, 10, 13B, या फिर सेक्शन 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिस नेट में पूछा जाता है, और बाकी अकाउंट जो एग्ज़ाम होते हैं अकाउंटेंट वगैरह के, उसमें पूछा जाता है, ध्यान रखिए। इसका सेक्शन है 10, 13A, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। 12 नंबर, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज़ एग्जाम्प्ट फॉर डैश चाइल्ड, कितने चाइल्ड के लिए वो एग्जाम्प्ट होता है, 1, 2, 3, 4। इसका आंसर है 2, मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए एजुकेशन अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है, ओके। पर मंथ कितना होता है ये, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड। अगर 2 चाइल्ड है तो कितना हो गया, 200, ओके। ये मैंने आपको पहले बताया था, एक वीडियो बनाई थी उसमें, ओके। उसके बाद देखते हैं 13 नंबर, पर्सन इज़ डैश अंडर द सैलरी हेड, पेंशन इज़ डैश अंडर द सैलरी हेड, ओके। पेंशन क्या होती है, फुल्ली टैक्सेबल होती है, पार्टली होती है, नॉट टैक्सेबल होती है, या नॉन ऑफ। तो पेंशन क्या होती है, फुल्ली टैक्सेबल होती है, ओके। इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको वो बताया था, पार्ट 3 में है, ओके। पेंशन, ग्रेजुएटी, उसके बाद लीव, इसके भी मैंने आपको सेक्शन बताए थे और कैसे याद रखना है, ओके। वो आप ज़रूर देखें, उसमें आपको याद करने में भी ट्रिक बताई थी, ओके। ये उसके बाद 14 नंबर, पार्ट 3 है ना, उसमें बताया गया वो 14 नंबर। यहाँ से देखते हैं अब नेक्स्ट, द सैलरी रेमोनरेशन और कंपनसेशन रिसीव बाय पार्टनर्स इज़ टैक्सेबल अंडर द हेड। अगर एक पार्टनर के द्वारा सैलरी रिसीव होती है, रेमोनरेशन होता है, या कंपनसेशन रिसीव होता है ना, तो वो कौन से हेड के अंदर आएगा, 5 हेड होते हैं ना, है ना। तो उसमें से वो कौन से हेड के अंदर आएगा, वो कौन से हेड में आएगा, अदर सोर्सेज में आएगा, सैलरी में आएगा, या फिर बिजनेस में आएगा। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। ये आता है जो पार्टनर्स को जो भी सैलरी वगैरह मिलती है या रेमोनेशन मिलता है, वो आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस, PGBP में आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार नेट में भी आया है, अकाउंटेंट का होता है जो एग्ज़ाम, उसमें भी आते हैं, ओके। BCom में भी, तो थोड़ा ध्यान रखना है और इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी इज़
अगर डेथ हो जाती है ना या फिर रिटायरमेंट होती है तो उस पर ग्रेचुइटी मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या फिर लोकल अथॉरिटी को ना। वो क्या होती है, फुल्ली एग्जाम्ड होती है या फिर पार्टली होती है या फिर हाफ होती है या फिर नन ऑफ द अबव। फुल्ली एग्जाम्ड होती है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। ओके, जो ग्रेचुइटी मिलती है ना, ग्रेचुइटी का मैंने क्या बताया था आपको, ग्रेचुइटी एक्ट कौन सा है, 1972 ओके, 7 लिखा हुआ है ये, 1972 क्या होती है, फुल्ली एग्जाम्प्टेड। 16 नंबर देखते हैं। अंडर द सेक्शन 15 इनकम टैक्स एक्ट द सैलरी ड्यू इन प्रीवियस ईयर, जो सैलरी है जो ड्यू होगी प्रीवियस ईयर में, इवन इफ इट इज़ नॉट रिसीव इज़ टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल या फिर नन ऑफ द अबव। अगर जो सैलरी है ड्यू हो गई है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है तो वो क्या मानी जाएगी, नॉट टैक्सेबल। वैसे तो सैलरी होती है, अगर ये शायद इसमें क्वेश्चन गलत है, इसमें टैक्सेबल आएगा। सैलरी अगर ड्यू हो जाए या फिर रिसीव हो जाए, विच एवर इज़ अर्लियर, जो भी पहले हो ना, इन दोनों में से ड्यू या फिर पे, तो जो जो पहले हो उसके लिए ये टैक्सेबल हो जाती है, फिर वो उसी ईयर के लिए, उसी प्रीवियस ईयर के लिए। ठीक है। उसके बाद 17 नंबर, प्रोविडेंट फंड एक्ट वाज पास। जो प्रोविडेंट फंड का एक एक्ट है ना, पीएफ का एक्ट है, वो एक्ट कौन सा ईयर में आया था 1932, ये आपको याद रखना है। ओके, 1932 में और क्या आया था याद है, पार्टनरशिप आया था ना 1932। चलो आगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर इज अलाउंस, पिक्यूंट्स या फिर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। तो इसका आंसर क्या है, बी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 19 नंबर, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट कम्स इनटू फोर्स इन, ये मैंने अभी बताया आपको, इसका क्या था 1932 में। 20 नंबर, द एंटरटेनमेंट अलाउंस इज़ एप्लीकेबल टू, जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, डैश इज़ रेंट फिक्स्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। एक रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है जिसमें अगर हम जब करते हैं ना उसकी कैलकुलेशन हाउस प्रॉपर्टी की, ओके, तो उसमें हम कैलकुलेशन कर, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कैलकुलेशन इसकी कैसे होती है, अभी कोई आएगा क्वेश्चन तो। ओके, तो उसमें जो रेंट कंट्रोल एक्ट में एक जो दिया होता है ना, रेंट फिक्स होता है, वो कौन सा होता है रेंट। ओके, म्यूनसिपल रेंटल वैल्यू होती है, या वो फेयर रेंटल वैल्यू होती है, या स्टैंडर्ड रेंट होता है, या रियल रेंट होता है। जो रेंट कंट्रोल एक्ट डिसाइड करता है वो होता है स्टैंडर्ड रेंट, कि इस एरिया का इतना रेंट तो कम से कम होना चाहिए। ओके, मान लो हम जिस एरिया में रह रहे हैं उसमें स्टैंडर्ड रेंट बता दिया उन्होंने 10,000। ओके, तो ये हो गया स्टैंडर्ड रेंट हो गया। जो रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है वो डिसाइड करता है कि इसमें इतना रेंट होगा ही मिनिमम। ओके, एक स्टैंडर्ड बना होता है, समझ गए। तो चलिए 22 नंबर करते हैं। उसके बाद देखिए, एक्सपेक्टेड रेंट कैन बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग वे। ये आपको मैं बता ही देता हूँ। जैसे अगर आपने कैलकुलेशन करते हैं ना, देखिए एक होता है फेयर रेंट, म्यूनसिपल रेंट। ओके, जो भी फेयर रेंट होगा एक्स वाई जेड मान लो जो भी है, उसमें से विच एवर इज़ हाई, बट स्टैंडर्ड रेंट है ना उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, मान लीजिए इसमें था, एक बार मैं वैसे ही मान रहा हूँ 1 लाख था, ठीक है, एनुअली, और इसमें था 1,20,000। ओके, तो इन दोनों में से हाई कौन सा है, 1,20,000, बट अपने को स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 80,000। ओके,
तो हम क्या लेंगे 80,000, और बट ये 80,000 जो एक्चुअल रेंट है ना उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक्चुअल रेंट था 90,000, इसका कंपैरिजन एक्चुअल रेंट के साथ करेंगे। इन दोनों में से जो हाईएस्ट होगा, एक्चुअल में का हाईएस्ट कौन कितना हो गया 90, तो ये अपना आंसर होगा। अब देखते हैं, दोबारा बताता हूँ आपको। अगर हम जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं ना, एक फेयर होता है, एक तो होता है फेयर रेंट और होता है म्यूनसिपल। ओके, म्यूनसिपल वैल्यू होती है एक। इन दोनों में से हाई देखेंगे। अब उन्होंने देख ली इन दोनों में हाई कौन सी थी, मैं आपको रेड में कर लेता हूँ, ये लो। इन दोनों में से हाई कौन सी थी 1.2 मतलब 1 लाख। ओके, 1,20,000। उसका कंपेरिजन करेंगे स्टैंडर्ड के साथ। इन दोनों में से जो कम होगी, स्टैंडर्ड कितनी है 80, तो कितनी लेंगे अपने 80। अब 80 का कंपेरिजन करेंगे एक्चुअल के साथ। ओके, एक्चुअल में कितनी है जो रेंट पेड किया, एक्चुअल में रेंट 90 किया, तो इन दोनों में से जो हाई होगी, पहले हाई फिर लो वाली ली, फिर हाई, हाई लो हाई, ऐसे होता है। ओके, अब इसको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे करना है। FM, रेडियो का नाम सुना है FM? ओके, FM से याद रखना है, पहले अपने को FM का कंपेरिजन करना है, फिर स्टैंडर्ड का, फिर एक्चुअल का। FM SA बस। चलिए, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था। इसमें अब 22 में क्या किया हो पूछ रहा है वो, एक्सपेक्टेड रेंट कैन बी डिटरमाइंड इन फॉलोइंग वे। हायर, ये देखो मैंने आपको बताया था ना, हायर ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू या फिर फेयर रेंट, दोनों में से मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट, बट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया C। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 23, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी द बेस ऑफ चार्ज इज़ द डैश ऑफ प्रॉपर्टी। क्या होता है उसका एनुअल वैल्यू पर बेस, क्या होता है एनुअल वैल्यू। ओके, किस पे चार्ज किया जाता है एनुअल वैल्यू पे। अब 24 देखते हैं, मिस्टर राम ओवन ए प्रॉपर्टी, एक मिस्टर राम है, उसकी प्रॉपर्टी है, एक हाउस है, हाउस प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक है, उसने रेंट पे दी हुई है लक्ष्मण को 10,000 में। ठीक है, लक्ष्मण ने आगे सबलेट मतलब आगे रेंट पे दे रखी है टू मिस्टर मारुति ऑन मंथली रेंट 20,000 रुपये दिया हुआ है मारुति को। रेंटल इनकम ऑफ राम, जो राम की रेंट, उसको किसके अंडर करेंगे कैलकुलेशन। जो रेंटल इनकम राम को मिलेगी ना, जिसका प्रॉपर्टी थी, उसके कौन से हेड में ये इनकम को कंसीडर करेंगे। सैलरी में करेंगे नहीं, अदर सोर्स में करेंगे नहीं, हाउस प्रॉपर्टी में करेंगे। उसकी खुद की तो है वो आगे किसी और को दे रही है, उसने लक्ष्मण को दिया है, लक्ष्मण आगे किसी को दे रहा है, तो है किसकी, है तो हाउस प्रॉपर्टी की। ओके, जिस बंदे की होगी तो वो मालिक है, तो मालिक को ही मिलेगी, हाउस उसमें जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में। चाहे आगे, अब ये देखिए एक और केस है, इस पर आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला केस देखिए 25 नंबर, सेम क्वेश्चन है। देखो राम है, उसकी हाउस प्रॉपर्टी है, उसने रेंट पे दी लक्ष्मण को। ठीक है, लक्ष्मण ने आके और रेंट पे दे दी किसको, मिस्टर मारुति को। ठीक है, फिर रेंटल इनकम ऑफ लक्ष्मण, ये देखो अब लक्ष्मण की पूछ रहा है, लक्ष्मण के कौन से हेड में जाएगी। लक्ष्मण की खुद की तो है नहीं, अगर खुद की होती तो अपने किस में डालते, हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, सैलरी तो है ही नहीं। ठीक है, बिजनेस की भी नहीं है ये, उसका कोई काम थोड़ी, अगर वो बिजनेस कर रहा होता तो वो बिजनेस में आती। अगर इसका काम ही होता है कि रेंट पे देना, सबको रेंट पे देता है, आप हाउस प्रॉपर्टी का वो काम कर रहा होता है, मतलब प्रॉपर्टी डीलर वाला। ओके, तो ये इसकी रह जाएगी अदर में। ओके, लक्ष्मण के लिए हो गई, ये अदर सोर्सेज में जाएगी उसकी जब कैलकुलेशन होगी। और अगर राम की होगी तो किसके लिए जाएगी, उसकी हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। गॉट इट। अभी हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी नेक्स्ट 25 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।